हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे और मेवाड़ रियासत में आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। आगे आज हम ऐसे महान शासक के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, जिसने न केवल राजस्थान का अपितु पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। उस शासक को हम इतिहास में युद्धों के लिए जानते हैं और उस शासक का नाम है विद्यार्थियों महाराणा सांगा। तो आज हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं महाराणा सांगा की जो आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमने पढ़ा था कि रायमल के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ और लास्ट में जो फाइनली जो बच के आया था वो था महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा ही उत्तराधिकारी बनता है और बाद में रायमल की मृत्यु के बाद में राजा बनता है। थोड़ा सामान्य परिचय की बात कर लूं मैं विद्यार्थियों। देखें, पिता का नाम तो हमने देखा ही था कि राणा रायमल था। माता का नाम इनकी का रत्नी कंवर था। पत्नी जो थी इनकी हड़ी रानी कर्मावती थी। हालांकि पत्नियां कई थी इनकी, लेकिन मुख्य जो रानी थी, प्रमुख जो पत्नी थी, प्रमुख जो रानी थी वो कौन सी थी विद्यार्थियों? कर्मावती बूंदी की थी, इसलिए इनको हड़ी रानी बोल दिया जाता है, हड़ी रानी कर्मावती। प्रमुख पुत्रों की बात करूं मैं विद्यार्थियों, जिनमें भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये दोनों एक पत्नी से थे और ये दोनों एक रानी से थे। ऊपर वाले अलग रानी से थे, नीचे वाले अलग रानी से थे। भोजराज रतन सिंह अलग रानी से थे और विक्रमादित्य उदय सिंह अलग रानी से। ये दोनों तो हड़ी रानी कर्मावती से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म की बात करें विद्यार्थियों, इनका जो जन्म था वो 12 अप्रैल 1482 को हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग वही है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए, राज्याभिषेक की बात करें। राज्याभिषेक इनका 5 मई को होता है विद्यार्थियों, 5 मई 1509, 5 मई 1509, और राज्याभिषेक होता है इनका चित्तौड़ में, क्योंकि राजधानी अभी भी चित्तौड़ ही चल रही है। जयद्रथ सिंह के बाद में राजधानी लगातार चित्तौड़ चलती आ रही है विद्यार्थियों, ये हमने देखा। आगे अब आता है आश्रयदाता। आश्रयदाता कौन है विद्यार्थियों? करमचंद पवार। आश्रयदाता कौन है? करमचंद पवार। तो राणा सांगा का आश्रयदाता करमचंद पवार को माना जाता है। और करमचंद पवार कहाँ के थे विद्यार्थियों? श्रीनगर अजमेर के। हमने देखा था कि करमचंद पवार ने राणा सांगा को आश्रय दिया था और इनको अपने यहाँ पे शरण दी थी, इसीलिए इनको इनका क्या कहा जाता है? आश्रयदाता। और ऐसा भी कहते हैं कि राणा सांगा ने बाद में इनको रावल की उपाधि दी। रावल यानी पालने वाला। तो राणा सांगा को जो रखने वाला था करमचंद, उनको रावल की उपाधि दी। माना यह भी चाहता है कि करमचंद पवार ने अपनी पुत्री का विवाह राणा सांगा के साथ किया। करमचंद पवार ने अपनी पुत्री का विवाह राणा सांगा के साथ किया। तो ये सब जो बिंदु है वो करमचंद पवार से संबंधित है विद्यार्थियों। आगे अब देखिए, महाराणा सांगा एक बड़े शासक हैं और जब ये शासक बने तो इनके समकालीन शासक कौन कौन थे विद्यार्थियों, उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चंस पुटअप हो जाता है कि राणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बने उस समय दिल्ली का शासक कौन था, उस समय गुजरात का शासक कौन था, उस समय मालवा का शासक कौन था। ये 3 ही प्रमुख रियासतें हैं, दिल्ली है, मालवा है और गुजरात है। यही आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन प्रमुख शासक रहे। देखिए विद्यार्थियों, तो दिल्ली की मैं बात करूं, राणा सांगा जब शासक बने तो उस समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, मालवा का शासक था नासिर शाह और गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। जब शासक बने तब की बात बता रहा हूं विद्यार्थियों। जब राणा सांगा राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, 1482 से 1517 तक रहता है। उसके बाद में बनता है इब्राहिम लोदी 1726, और उसके बाद में आ जाता है बाबर, और ये रहता है 26 से 30। ये तो दिल्ली के। और हम पढ़ते हैं कि सांगा की मृत्यु 28 में होती है, तो 28 तक अपना बाबर रहेगा। मालवा की बात करें तो नासिर शाह और महमूद खिलजी सेकंड, ये सेकंड है विद्यार्थियों, पहला कुंभा के समकालीन था। गुजरात में देखें, गुजरात में एक तो है महमूद बेगड़ा और एक है मुजफ्फर शाह। एक तो महमूद बेगड़ा और एक मुजफ्फर शाह विद्यार्थियों, ये 2 शासक गुजरात के। तो शासक जब राज्याभिषेक हुआ था राणा सांगा का, उस समय दिल्ली का तो था सिकंदर लोदी, मालवा का था नासिर शाह, गुजरात का था महमूद बेगड़ा। एक एक तो आपको ये ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी, नासिर शाह, महमूद बेगड़ा। लेकिन राणा सांगा पर ना तो सिकंदर लोदी आक्रमण करता है, ना नासिर शाह करता है और ना महमूद बेगड़ा करता है। विद्यार्थियों, इनमें से एक ने भी आक्रमण नहीं किया, एक से भी युद्ध नहीं हुआ राणा सांगा का। युद्ध हुआ तो किससे हुआ? इब्राहिम लोदी से हुआ, महमूद खिलजी सेकंड से हुआ और मुजफ्फर
शाह से हुआ और इधर किससे होगा फिर, बाबर से होगा। यानी पहले वाले जो थे समकालीन जो शासक थे इनसे युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध किनसे हुआ, दिल्ली में होता है इब्राहिम लोदी से, मालवा में होता है महमूद खिलजी सेकंड से, और गुजरात में होता है मुजफ्फर शाह से, और इधर बाबर से। चलिए विद्यार्थियों, ये समकालीन शासक तो आपको याद रह ही जाएंगे, सिकंदर लोदी, नासिर शाह, महमूद बेगड़ा, और उसके बाद में मुजफ्फर शाह। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। राणा सांगा के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इनका जो जीवन काल है वो युद्धों के लिए जाना जाता है। कई सारे इन्होंने जीवन में युद्ध लड़े और अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। लास्ट युद्ध जो हारे थे उससे इनको बहुत क्षति हुई, यानी कि मैं ये कहूँ कि मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई इनकी कि लगातार फिर इनको युद्ध ही युद्ध दिख रहा था। लगातार उस बाबर से बदला लेने की फिराक में सैनिकों को एक तरह से लगातार ये मानो कि 24 घंटे उस युद्ध की ज्वाला में झोंकने के लिए तैयार हो गए। तो इसी कारण इनके कुछ सैनिकों ने इनके साथ विश्वासघात किया, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। प्रमुख सैनिक अभियान, राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। अगला जो टॉपिक है, अगला जो बिंदु है वह है राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। क्या क्या सैनिक अभियान रहे, सामान्य परिचय अभी हमने देखा, अब हम पढ़ते हैं इनके सैनिक अभियान। कौन कौन से सैनिक अभियान रहे जिनमें राणा सांगा ने सफलता अर्जित की, क्या क्या रहे वो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो सैनिक अभियान था वो था इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था, दिल्ली का। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। कोई भी राजा आक्रमण करता है उसकी पहली नीति तो यही होती है साम्राज्यवादी नीति। इधर मैं बात करूं हिंदू सुल्तान जो था राणा सांगा, उसका वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था, और उधर दिल्ली में था खिलजी, लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ये चाह रहा था कि मेरी सीमाओं का क्या हो, विस्तार हो। वो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, और इधर राणा सांगा। और एक तरह से इब्राहिम लोदी को डर था कि कहीं सांगा दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर दे। अगर इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो दिल्ली मेरे से छिन जाएगी। सांगा उस समय प्रतापी शासक था और लगातार उसकी शक्तियां बढ़ रही थी, तो इस बात का डर था इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी राणा सांगा आक्रमण करे उससे पहले ही खुद आक्रमण कर देता है। और आक्रमण कहाँ होता है विद्यार्थियों, खातौली में। खातौली वर्तमान में कोटा में है विद्यार्थियों। पहले कोटा चूंकि नहीं था उस समय, बूंदी रियासत हुआ करती थी, तो पहले ये बूंदी रियासत में था, लेकिन वर्तमान में कोटा में। तो खातौली नामक स्थान पर युद्ध होता है, और युद्ध होता है 1517 में। एक तरफ तो है राणा सांगा और दूसरी तरफ है इब्राहिम लोदी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, इनके मध्य में युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम क्या निकलता है विद्यार्थियों, राणा सांगा की विजय। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राणा सांगा अपने पुत्र भोजराज को भी लेकर गए। ऐसा कहते हैं कि भोजराज जो हैं, भोजराज इसमें घायल हो जाते हैं, और कुछ समय बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मैं भोजराज पे इसलिए फोकस कर रहा हूं विद्यार्थियों क्योंकि ये भोजराज वही हैं जो जिनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ। मीराबाई हम पढ़ते हैं भक्त शिरोमणि संत जो थी मीराबाई, उनके साथ में इनका विवाह हुआ, कृष्ण भक्त मीराबाई। उनका जो विवाह हुआ था वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो कुछ समय बाद भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भोजराज घायल कौन से युद्ध में होते हैं, खातौली के युद्ध में होते हैं। ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा का एक हाथ भी इस युद्ध में कट गया था। राणा सांगा को हम लास्ट में पढ़ेंगे कि 80 घाव लगे थे। जब वो युद्ध करने जा रहे थे तो उस समय शरीर पर 80 घाव थे। इसमें हमने देखा था कि पहला घाव बचपन में लग गया था, पृथ्वीराज सिसोदिया ने उस तलवार से, उस भाले से उसकी आंख फोड़ दी थी। तो पहला तो हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाद में छोटे मोटे घाव इनको लगातार लगते रहे, और यहां पर इनका क्या होता है, हाथ कट जाता है। तो उसके बाद भी लगातार युद्ध नहीं छोड़े महाराणा सांगा ने। तो ये भोजराज के बारे में था कि मीराबाई के पति थे भोजराज, और ये इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। तो पहला युद्ध तो ये इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी को अब बदला लेने के लिए, बदला तो लेगा, अब बदला लेने के लिए उसने क्या किया, एक युद्ध और, बाड़ी का युद्ध, एक युद्ध और लड़ा, बाड़ी का युद्ध। लेकिन इसमें खुद नहीं आया, अपने सेनापति मियाँ माखन को भेजा। कई सेनापति थे इसके, दौलत खां, मियाँ माखन, मियाँ हुसैन इत्यादि। तो मियाँ माखन इनमें प्रमुख रोल में था, मियाँ माखन, मियाँ हुसैन। तो मियाँ माखन इनमें क्या था, प्रमुख रोल में था। ये आए, और इधर राणा सांगा। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, परिणाम क्या रहेगा बताओ, राणा सांगा की विजय। विजय किसकी होती है विद्यार्थियों, राणा सांगा की। तो इस युद्ध में भी कौन जीत जाता है, बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा। बाड़ी कहां पर है, धौलपुर में। कब हुआ था युद्ध, 1517। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये 17 में हुआ या 18 में हुआ। ये बूंदी, उस समय बूंदी रियासत थी, वर्तमान कोटा में, खातौली, बाड़ी, ये धौलपुर में।
ये दो युद्ध, ये इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष थे। दो युद्धों में लगातार बुरी तरह पराजय झेलने के बाद इब्राहिम लोदी अब जो है उतनी शक्ति नहीं जुटा पाया कि दोबारा राणा सांगा पर आक्रमण कर सके, और ये वापस दिल्ली चला जाता है। हालांकि सांगा बड़ा, ये कहूं कि मैं अच्छे स्वभाव का था, ये कहूं कि नम्र स्वभाव का था, और उसने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। अन्यथा अगर विद्यार्थियों, अगर राणा सांगा उस समय दिल्ली की ओर कूच किया होता तो दिल्ली भी आज मेवाड़ के कब्जे में होती। आप देख सकते हो उस महान शासक के बारे में जिसने दूसरे की रियासत पे कब्जा नहीं किया, अनर्गल कब्जा नहीं किया, चाहे वो मुस्लिम रियासत थी भले उस पर कब्जा नहीं किया। तो ये हिंदू सुल्तान जो है महाराणा सांगा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। और इसने दिल्ली के शासक को 2 बार पराजित किया, खातौली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में। दोनों युद्धों में किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोदी को। अब इब्राहिम लोदी कहां चला गया विद्यार्थियों? वापस दिल्ली चला गया, वापस दिल्ली चला गया। आगे बढ़ते हैं। यह संघर्ष था दिल्ली के साथ। दिल्ली के साथ एक संघर्ष और बड़ा पढ़ने वाले हैं हम, बाबर का। ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, पहले हम इन दो को, इसने तो आक्रमण नहीं किया, ये हमने पढ़ लिया। आगे अब हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों मालवा के साथ संघर्ष, कि मालवा के साथ क्या क्या संघर्ष रहे इसके। पहला पढ़ता हूं मैं नासिर शाह। नासिर शाह ने तो आक्रमण ही नहीं किया विद्यार्थियों, नासिर शाह ने तो आक्रमण ही नहीं किया। आक्रमण किसने किया फिर? महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी सेकंड ने। तो ये महमूद खिलजी सेकंड के बारे में हम देखते हैं विद्यार्थियों। तो मालवा का जो संघर्ष है वो महमूद खिलजी सेकंड के साथ हुआ। ये एक युद्ध हुआ था इनके मध्य में, गागरोन का युद्ध 1519 में। कहां पे? झालावाड़, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। इससे पहले विद्यार्थियों, युद्ध से पहले मैं आपको एक और घटना बताता हूं। युद्ध से पहले की एक घटना है, उस पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। क्या घटना है उसके बारे में देखें। ये मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं। इधर वाला इसका सामान्य परिचय था विद्यार्थियों, आपने लिख तो लिया होगा, नहीं लिखा तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख के लिख सकते हो विद्यार्थियों। और अगर आप पूरे नोट्स चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे पीएचपी स्टडी के साथ। चलिए देखो, हम बात कर रहे हैं गागरोन के युद्ध की। तो गागरोन के युद्ध से पहले हम चर्चा करें मालवा रियासत की। तो एक मालवा रियासत थी, मालवा, और मालवा का शासक हमने कुंभा के समय पढ़ा था महमूद खिलजी। कुंभा के समय था महमूद खिलजी, और ये था प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। उसके बाद में और कई शासक आए, और अब जो पढ़ रहे हैं हम शासक, वो पढ़ रहे हैं महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड, पहले था महमूद खिलजी प्रथम, अब आ गया महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, बीच में हमने एक नासिर शाह के बारे में पढ़ ही लिया था कि नासिर शाह भी था। कई और शासक थे, नासिर शाह के अलावा एक दो और भी बने थे। तो बाद में फाइनली कौन बनता है? महमूद खिलजी सेकंड बनता है। तो इस महमूद खिलजी प्रथम से लेकर सेकंड तक जो उथल पुथल हुई थी, उस सब की जो बागडोर संभाल रखी थी, वो संभाल रखी थी मेदिनी राय ने। इन सब की बागडोर जो संभाल रखी थी, वो संभाल रखी थी मेदिनी राय ने। मेदिनी राय एक हिंदू शासक था, एक तरह शासक बाद में बनेगा, एक हिंदू आदमी था। और यहां क्या है कि मालवा का प्रधानमंत्री था। कब किसको राजा बनाना है इस बात की निर्धारण कौन करेगा? मेदिनी राय करेगा। और मेदिनी राय के कहने पर ही यहां पर राजा बदल रहे थे। फाइनली महमूद खिलजी सेकंड जो था, वो जो राजा बना था वो मेदिनी राय के सहयोग से ही बना था। लेकिन मेदिनी राय इतना पावरफुल हो गया था उस समय कि इसने अपने लिए एक स्वतंत्र रियासत बना डाली, और उसका नाम था चंदेरी। तो चंदेरी के कौन हो गए विद्यार्थियों? मेदिनी राय। तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय, मैं बात कर रहा हूं चंदेरी के शासक मेदिनी राय की। मेदिनी राय शासक हो गया स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली हो गया क्योंकि यहां से काफी ज्यादा प्रभाव जमा लिया था अपना, और कुछ सैनिक वगैरह इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके इसने चंदेरी पर अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया। अब यह बात महमूद खिलजी सेकंड ने सह पाया। ये सोचता है कि एक तो हिंदू, और ऊपर से हमारे राज्य से मिलजुल कर, हमारे राज्य से धनकोष लेकर, सैनिक लेकर अपना स्वतंत्र राज चला रहा है। तो ये बात महमूद खिलजी नहीं सहन कर पाया, और ये क्या करता है? चंदेरी पर आक्रमण करता है।
ये महमूद खिलजी जब चंदेरी पर आक्रमण करता है तो मेदिनी राय सहायता मांगने चला जाता है किस पर? सांगा पर। सांगा के पास सहायता देने चला जाता है और सांगा इसकी क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की, न केवल सहायता की विद्यार्थियों, बाद में जब ये इसकी शरण में गया तो इसको एक जागीर दी, मेदिनी राय को एक जागीर दी और वो जागीर थी गागरोन की जागीर। गागरोन झालावाड़ में है, गागरोन की जागीर दे दी किसको? मेदिनी राय को। अब मेदिनी राय चंदेरी का शासक तो है ही, और इसको जागीर किसकी मिल गई बताओ? गागरोन की। गागरोन की जागीर दे दी इसको। आगे अब जब गागरोन की जागीर इसको दे दी तो अब महमूद खिलजी कहां आक्रमण करेगा? गागरोन पे करेगा, क्योंकि गागरोन की जागीर दे रखी है। तो महमूद खिलजी ने आक्रमण कहां किया? गागरोन पर। तो ये जो गागरोन वाला युद्ध है, इस तरह से गागरोन का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों। गागरोन का युद्ध 1519 में, गागरोन झालावाड़ युद्ध, तीनों याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों। खातौलीवाड़ी और गागरोन, खातौलीवाड़ी गागरोन। 17, 18, 19, 17, 18, 19, हर एक साल युद्ध लड़ रहा है, देख लो आप। सांगा 17 में लड़ा, 18 में लड़ा, 19 में लड़ा। ये प्रमुख युद्ध है। छोटी छोटी झड़पें तो बहुत सारी होती थी, लेकिन उनको हम ये कहें कि काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कई सारे युद्ध लड़े, पूरा जीवन युद्धों में निकल गया सांगा का। आगे अब गागरोन का जो युद्ध था 1519 झालावाड़ में, एक तरफ तो था सांगा और दूसरी तरफ था महमूद खिलजी। सांगा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सांगा जो है मेदिनी राय की सहायता करने आया था, और मेदिनी राय पर जब आक्रमण की बात सुनी कि गागरोन आक्रमण करने आ रहा है महमूद खिलजी, तो मेदिनी राय ने तुरंत सहायता मांगी किससे? सांगा से। सांगा अपनी सेना लेके आया, सांगा अपनी सेना लेके आया और सेना लेकर आकर महमूद खिलजी को पराजित किया। युद्ध में जीत कौन जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। और राणा सांगा ने केवल युद्ध में जीता, अभी तो ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा के एक सेनापति था हरिदास चारण। हरिदास चारण नाम का एक सेनापति था, उसने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर सांगा के पास ले गया। सांगा कहता है ये किसको पकड़ लाए? उसने कहा साहब ये वो है महमूद खिलजी सेकंड, भाग के जा रहा था, इसको पकड़ के ले आए। उन्होंने कहा ये काम बहुत अच्छा किया तूने, और उसको पकड़कर बंदी बना दिया, काल कोठरी में डाल दिया। ऐसा कहते हैं कि लगभग 3 महीने तक उसको पटक के रखा। फिर दया याचना करने के बाद में महमूद खिलजी को छोड़ दिया। तो राणा सांगा दयावान भी थे और उसको दया अर्चना करने पर महमूद खिलजी दुश्मन को भी उसने छोड़ दिया। हालांकि उसके बेटे को, इनके बेटे को जमानत के तौर पर रखा था कि कहीं तो दोबारा उपद्रव न कर दे। इस बात के उपलक्ष्य में हरिदास चारण को 12 गांव भेंट किए थे। तो हरिदास चारण को 12 गांव भेंट किए थे राणा सांगा ने। तो ये जो था हरिदास चारण, महाराणा सांगा का क्या था? सेनापति था। तो ये गागरोन का युद्ध था विद्यार्थियों, ये तीसरा युद्ध। और ये मालवा के साथ क्या है? संघर्ष। तो हमने दिल्ली के साथ संघर्ष पढ़ा इब्राहिम लोदी का, उसके बाद मालवा का संघर्ष पढ़ा, मालवा के साथ संघर्ष। अब विद्यार्थियों हम अगला जो पढ़ने वाले हैं गुजरात के साथ संघर्ष पढ़ेंगे। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था जब ये शासक बने। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम कि गुजरात के साथ क्या संघर्ष रहे, गुजरात के साथ क्या क्या संघर्ष रहे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में विद्यार्थियों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं अगली स्लाइड में। चलिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगली स्लाइड आपके सामने है। चलिए देखिए, आगे हम बात कर रहे थे, हमने मालवा के साथ संघर्ष पढ़ लिया था। अब देखते हैं हम गुजरात के साथ संघर्ष। क्या कारण रहे कि गुजरात के साथ संघर्ष हुआ? हमने देखा था कि गुजरात के साथ संघर्ष के कारण हमने शुरुआत में देखा कि गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा यानी जब शासक बने राणा सांगा तो गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा, जिसके साथ में युद्ध नहीं हुए राणा सांगा के, लेकिन उसके बाद में युद्ध हुए। और युद्ध किसके साथ हुए विद्यार्थियों? मुजफ्फर शाह के साथ हुए। तो मुजफ्फर शाह के साथ युद्ध होने के क्या कारण रहे, हम उन पर चर्चा करते हैं। देखिए कारणों की मैं बात करूं तो पहला कारण था, देखो विद्यार्थियों की धार्मिक कट्टरता। पहला कारण था धार्मिक कट्टरता। गुजरात के साथ युद्ध होने का पहला कारण था धार्मिक कट्टरता। राणा सांगा हिंदू था, वो मुसलमान था, तो इनमें आपस में विवाद था। दूसरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आपस में ये अपने सीमाओं का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे, एक कारण है। तीसरा कारण था नागौर रियासत विवाद। ये क्या था विद्यार्थियों? हमने पढ़ा था कुंभा के काल में, कुंभा के काल में पढ़ा था कि नागौर एक मुस्लिम रियासत थी। नागौर एक मुस्लिम रियासत थी और
नागौर का शासक शम्स खां, वो कुम्भा से युद्ध हुआ था उस शम्स खां का। आपने अगर वो कुम्भा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो जो शम्स खां था, शम्स खां के साथ में जो युद्ध हुआ था, वो शम्स खां भागकर गुजरात गया था, और गुजरात गया था तो उस बात को लेकर भी इनमें विवाद था, तो इसीलिए शम्स खां की मदद की थी गुजरात ने। तो इसको लेकर भी मेवाड़ में और ये मैं कहूँ गुजरात में क्या था, मनमुटाव थे। अगला, मालवा का सहयोग करना। अभी हमने देखा था कि मालवा का जो युद्ध हुआ था उसमें ये जो गुजरात वालों ने मालवा की सहायता की थी कुम्भा के सांगा के विरुद्ध। गागरोन का जो युद्ध हुआ था, गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड की सहायता की थी गुजरात ने। तो इस बात से भी सांगा नाराज था, तो इसलिए ये युद्ध होना जरूरी था। और तात्कालिक जो कारण था, तात्कालिक कारण जो था वो था इडर। तात्कालिक कारण जो था वो था इडर। इडर एक राठौड़ रियासत थी। ये कहूँ कि मैं राठौड़ों का इससे घनिष्ठ संबंध था, अपने ये मारवाड़ क्षेत्र वाले राठौड़, घनिष्ठ संबंध था कि यहाँ जैसे कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो इडर चला जाएगा, इडर में कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो मारवाड़ से ले लेंगे, मारवाड़ में नहीं है तो इडर से ले लेंगे। तो इडर और मारवाड़ का लेना देना रहता था। तो एक मारवाड़ की ही एक रियासत मान सकते हैं, ब्रांच मान सकते हैं प्रमुख, इडर। ये इडर एक राठौड़ों की रियासत थी। इसमें क्या है कि दो भाइयों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था, एक तो रायमल और एक भारमल। इडर में एक तो रायमल और एक भारमल, इनके मध्य में युद्ध चल रहा था। भारमल जो है गुजरात की सहायता ली, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता ली और शासक बन गया। ये लीजिए, शासक कौन बन गया इडर का? भारमल बन गया। सहायता किसने की? गुजरात ने। अब जब इसने सहायता कर दी, ये शासक बन गया, तो रायमल क्या करेगा? अब रायमल जाएगा सांगा के पास। रायमल गया सांगा के पास और सांगा की सहायता ली, और चूंकि सहायता देनी थी, वैसा कहते हैं कि सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल के साथ किया था। तो जब पुत्री का ही विवाह रायमल के साथ है तो ये तो आएगा, जमाई था, ये आया और इसने कहा कि ऐसे ऐसे बात है और राज्य छिन रहा है, राज्य नहीं मिल रहा है। सांगा ने अपनी पूरी सहायता की और रायमल को राजा बना दिया। अब राजा कौन बन गया? रायमल बन गया। इस बात से नाराज हो गया मुजफ्फर शाह, और मुजफ्फर शाह ने फिर दोबारा आक्रमण किया इडर पर, लेकिन अब की बार सहायता कौन कर रहा था? सांगा। तो दोनों के मध्य में युद्ध होता है, मुजफ्फर शाह और सांगा के मध्य में, और परिणाम क्या निकलता है विद्यार्थियों? सांगा की विजय। तो ये गुजरात का सक्सेस स्ट्रगल था। ये किस तरह से था वो हमने देखा। इडर को लेकर हुआ था मूल मुद्दा। भारमल पहले राजा बनता है, बाद में रायमल सांगा की सहायता से राजा बन जाता है, और फिर इनके मध्य में युद्ध होता है जिसमें सांगा विजयी होता है। कुछ समय तक हालांकि शासन किया था रायमल ने, लेकिन बाद में ऐसा कहते हैं कि रायमल की क्या हो जाती है? मृत्यु। रायमल की मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद में भारमल पहुंच जाता है सांगा के पास। भारमल कहता है कि हम तो रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ तो हम भी लगते होंगे तेरे। अगर रायमल के साथ में आपकी बेटी का विवाह हुआ है तो हम भी तो उसी के भाई हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी अधिकार है। तो अब रायमल तो है नहीं, तो आप कृपा करके हमें राजा स्वीकार कर ले या हमें राजा बना दे। तो राणा सांगा इसकी बात मान लेता है, और अगला अब जो है इडर का राजा कौन बन जाता है? भारमल। तो अब इडर का राजा कौन बन गया? भारमल। तो एक ये युद्ध था गुजरात के साथ जो युद्ध के कारण रहे उनमें ये रायमल भारमल वाला, इडर, ये हमने प्रमुख कारण देखे। तो ये था मालवा के साथ संघर्ष। अब इन सब संघर्षों के बाद जो अगला जो संघर्ष पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, वो है बाबर। वो बाबर अफगानिस्तान साइड से, फरगना साइड से, जो फरगना क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहां से बाबर आता है। बाबर के साथ जो युद्ध हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बाबर ने अपनी नींव कैसे जमाई। भारत में आया था और भारत में नींव कैसे जमाई। वो नींव जमाने का जो युद्ध था उसका वो था पानीपत का युद्ध। पानीपत का फर्स्ट बैटल, प्रथम युद्ध पानीपत का। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर, और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक? दिल्ली का। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, और इधर कौन है? बाबर। परिणाम क्या हुआ?
बाबर की विजय। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर अपने साथ तोपें लाया और ये कहते हैं कि युद्ध का निष्कर्ष थोड़े ही समय में निकल गया। तोपों के आगे इब्राहिम लोदी की सेना नहीं टिक पाई और युद्ध में जल्दी ही विजय किसकी हो गई? बाबर की। कुछ ही समय में बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया और जीतने के बाद इब्राहिम लोदी को मार दिया। जो गलती सांगा बार बार कर रहा था वो बाबर ने नहीं की। सांगा ने छोड़ दिया था इब्राहिम लोदी को, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। युद्ध जीता, युद्ध जीतने के बाद में इब्राहिम लोदी को मार दिया और इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तोपों का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में पहला युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध के बाद बाबर अब शासक बन गया कहां का? दिल्ली का। दिल्ली का शासक बन जाता है। अब दिल्ली का शासक बन गया, लेकिन इसको खतरा और भी था। और खतरा किससे था? वो था मेवाड़ से। दिल्ली का शासक भले ही बन गया हो, लेकिन खतरा अभी भी था मेवाड़ से। जब तक मेवाड़ रियासत को ये नहीं जीत लेता या फिर उस पर अधिकार नहीं कर लेता या उसको अपने अधीन नहीं कर लेता, तब तक ये स्वतंत्र राजा नहीं बन सकता। क्योंकि उस समय पूरे भारत में जो सबसे शक्तिशाली जो रियासत थी वो थी मेवाड़। और मेवाड़ का राजा कौन? महाराणा सांगा, जो लगातार एक के बाद एक युद्ध जीत रहा था। दिल्ली को भी 2 बार हरा चुका था। मालवा को उसने हरा दिया था, मालवा पर विजय प्राप्त की थी, गुजरात पर उसने विजय प्राप्त की थी। तो बाबर को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर मेवाड़ वालों ने आक्रमण कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इनके मध्य में, बाबर और सांगा के मध्य में युद्ध होंगे विद्यार्थियों। 2 युद्ध हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, एक तो बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जिसमें प्रमुख युद्ध है, बयाना का युद्ध भी है जो बयाना की चौकी को लेकर युद्ध हुआ था, उनके बारे में हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे। तो 2 युद्ध पढ़ने वाले हैं बाबर के। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं विद्यार्थियों। अगली क्लास में हम बाबर से संबंधित 2 युद्ध, बाबर ने क्यों युद्ध लड़े, क्या कारण रहे बाबर के, क्या क्या कारण रहे इनके मध्य में, इसके अलावा जब खानवा युद्ध में बाबर के सैनिक तैयार नहीं हो रहे थे तो बाबर ने क्या किया, उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। बाद में फिर राणा सांगा का अंतिम समय कैसे बीता उस पर भी चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो वीडियो में बने रहिए विद्यार्थियों। अगली क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।